नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन इंस्पायर इंडिया में। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, यहां पर हम जानते हैं। देखिए साथियों, आप हैं मेरे साथ में अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हाल ही में बांग्लादेश को लेकर के हाल ही में तमाम तमाम प्रकार की हलचलें चल रही हैं। उसमें जुड़े एक नए अध्याय की चर्चा करने के लिए। अध्याय क्या है? यहाँ पर एक राजकुमार लौटे हैं। अब वो कौन है राजकुमार? तो ये देखिए 17 साल बाद लौटे हैं। अब 17 नाम है इनका तारिक रहमान। कहाँ लौटे हैं? तो बांग्लादेश में लौटे हैं। ये गए कहाँ थे? तो ये निर्वासित जीवन बिता रहे थे। ये सजा फरारी काट रहे थे। कहाँ पर? तो लंदन में। 17 साल बाद लौटे हैं ये। बांग्लादेश को इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। है कौन आप बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं ये। खालिदा जिया कहाँ हैं इस समय? तो बांग्लादेश में। सुर्खियों में क्यों नहीं है? बीमार है वो। तो ये क्या कर रहे थे उस समय? तो ये छुप कर बैठे थे लंदन में साथियों, परिवार समेत बांग्लादेश से बाहर। तारिक रहमान यहाँ पर गए हुए थे, लेकिन जब लौटते हैं ये तो सड़कों पर हुजूम होता है। यहाँ पर बांग्लादेशी आजकल संख्या में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में इन्हें देखने के लिए जहाँ हुजूम होता है तो वहीं इनकी सुरक्षा में हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। बस में बड़े ही सुरक्षित अंदाज में इनको बांग्लादेश में झांकी परेड के लिए ले जाया जाता है। इनकी यहाँ पर झांकी परेड जब निकलती है तो परिवार समेत फोटो आती है इनकी। परिवार के सदस्यों को थोड़ा सा पहचान लीजिए आप ये है खालिदा जिया और इनके पुत्र हैं तारिक रहमान पत्नी और बच्ची। और ये सारी की सारी तस्वीर जो है यहाँ पर पहुँचती है। मीडिया लिखती है कि डार्क प्रिंस यहाँ पर राजकुमार तो है, लेकिन रंग से कोई लेना देना नहीं है। प्रिंस ने राजकुमार बनते हुए यहाँ पर डार्क प्रिंस का कैसे काम निभाया एक राजनेता के बेटे ने, वो आज के सेशन में हम समझेंगे। लेकिन विश्व मीडिया इन्हें बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री समझ बैठी है। बांग्लादेश में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री फ्रंट रनर होंगे। यहाँ पर ये प्रधानमंत्री के रूप में ये तमाम दुनिया भर के तमाम अखबारों में हेडलाइंस बनती है। इसकी चर्चा हमारे देश की मीडिया में भी होती है, लेकिन उस मीडिया में चर्चा इस बात से ज़्यादा ये होने लगती है कि मोहम्मद यूनिस का क्या होगा। और दूसरा, ये व्यक्ति कोई प्लानिंग लेकर आए हैं, इसका मतलब ये श्योर है कि क्या ये बांग्लादेश के पीएम यही बनने वाले हैं। अगर श्योर हैं तो भाई इनका क्या होगा? शेख हसीना का क्या होगा? मोहम्मद यूनिस का क्या होगा? यहाँ पर इन मोहम्मद यूनिस का क्या होगा? तो आज के सेशन में बताएंगे हम पूरा कि आज के सेशन में बताएंगे हम यहाँ पर पूरा। जैसे थोड़ा यहाँ पर हमारी जो है सेशन में रहा है कि थोड़ा पटखटा को समझ लिया जाए, बैकग्राउंड को जान लिया जाए, फिर जाकर आज पर लौटेंगे। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए चूँकि 17 साल बाद लौटे हैं, क्योंकि इनके 17 साल लौटने में इतना समय क्यों लगा? तो ये 17 साल से फरार क्यों थे, फरारी क्यों काट रहे थे, तो उस पर आते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर आते हैं बहुत पहले कहाँ लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए शेख मुजीब रहमान पर आप सभी को सबसे ये अच्छे से याद हो चुका होगा कि सबसे पहले यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। ये पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों को पश्चिमी मुसलमान अपने जैसा नहीं मानते थे। यहाँ पर एक दूसरे के बीच में राड़ रहती थी, टकरार रहती थी, एक दूसरे से नफरतें हुआ करती थी, भिड़ंतें हुई और उसके चलते पूर्वी पाकिस्तान को फाइनली बांग्लादेश के रूप में अलग होना पड़ा। भारत ने उसे जो है सपोर्ट किया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और उन्होंने यहाँ पर बांग्लादेश जिसको बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो उसमें शेख मुजीबुर रहमान जो कि उस समय उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, जो आंदोलन पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ उग्र था। ये वो राजनेता थे जो पूर्वी पाकिस्तान में रहते हुए बड़ी संख्या में चुनाव जीत कर आए थे और चाहते थे कि पूरे पाकिस्तान में ये बनकर बैठे। लेकिन पाकिस्तानियों ने पश्चिमी पाकिस्तानियों ने इनके साथ बुरा बर्ताव किया, इनके समर्थनों को मरवाया। महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, लूट, सब खसोट, तमाम प्रकार के अत्याचार इनके ऊपर किए और यातनाएं दी। जो इनके समर्थन थे उस सबको ढूंढ ढूंढ के मारा गया। कॉलेजेस में हो, हॉस्टल में हो, घरों में हो या कैंपस में हो, जहाँ भी दिखे दिखे उनको मारा गया। तो वहाँ से बहुत सारे बांग्लादेशी भारत के अंदर जो है भाग का शरण लिए
साथियों। तो उस समय वो पाकिस्तानी थे, भारत में भाग करके भारत में आए। भारत इसी स्थिति में भारत जो है यहाँ पर बंगाल में एंट्री किया कि भाई ऐसे जो है हम इनको नहीं लेंगे अपने अंदर, ऐसा नहीं झेल पाएंगे, इन सब लोगों को रोकना पड़ेगा। खैर, भारत की इंटरफेयर से भारत के बाद में पूर्वी पाकिस्तान को भारत ये जो है पूर्वी बांग्लादेश बनाने में जो है बांग्लादेश बनाने में कामयाब होते हैं। नाम है इनका शेख मुजीब रहमान। शेख हसीना के पिताजी जी का शेख मुजीबुर रहमान 1971 में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। और उस समय यहाँ पर साथियों, और इन्हें उस समय राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। आजकल इन्हें बंगबंधु कहकर पुकारा जाता है। ये राष्ट्रपिता इस समय इंदिरा गांधी के साथ इस समय एक बहुत ही आइकॉनिक तस्वीर निकलती है जिसमें शेख मुजीबुर रहमान भी है और फिर शेख हसीना भी आपको दिखाई दे रही हैं। अब चर्चा यहाँ पर देखिए साथियों, अब देखिए साथियों, चर्चा यहाँ से आगे की है। 1971 का दौर बड़ा ही इंटरेस्टिंग था पाकिस्तानियों के अंदर। यहाँ से देखिए, बड़ा समझने से पहले इस बात को भी थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जब हुआ करता था तब तो एक यूनिटी था, ये एक यूनिटी था। तो उस समय शेख मुजीबुर रहमान भी पाकिस्तानी थे। और जिनकी आज चर्चा हो रही है, खालिदा जिया, इनके पति जो हैं वो भी जियाउल हक, वो भी उस समय पर पाकिस्तान ही थे। अब इस कहानी में, ये पूरी कहानी में जिन जिन लोगों का यहाँ से आगे जिक्र होने जा रहा है, जिसमें यहाँ पर देखिए जी, माफ़ी चाह रहा हूँ, उसमें जो है जियाउल हक नहीं थे, जियाउल रहमान थे वो, उनके पिताजी। जियाउल रहमान के बारे में मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। ये नाम जियाउल हक पाकिस्तान के अंदर में ही रहा है, इस चक्कर में ये जियाउल हक नाम रहा है। अब देखिए एनीवे, यहाँ से फ़िलहाल के लिए फिर से मैं यहाँ आपको याद दिला दूँ, जो शेख मुजीबुर रहमान है ये 1975 तक बांग्लादेश में लीड करते रहे। इन्होंने जब सत्ता पाई तो इन्हें लगा पूरे बांग्लादेश के लोग मुझे ही तो पसंद करते हैं, और मुझे ही पसंद करते हैं तो फिर अपोजिशन की ज़रूरत ही क्या है। ये बिल्कुल वैसे ही है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों से आज़ाद कराने वाले बड़ी पार्टी बनकर जो है कांग्रेस आई थी। कांग्रेस ने सोचा कि यहाँ पर अब कोई अंग्रेज भगाई दिए गए तो पूरे देश पर फिर हम ही चलाते, क्योंकि देश को तो हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर हमें पार्टी की क्या ज़रूरत थी। तो यही जो है बांग्लादेश के अंदर इनकी पार्टी को भी विश्वास हुआ कि हमें किसी और को क्या ज़रूरत है, अब हमारे खिलाफ कौन है, हम ही तो हैं, हम ही ने तो भगाया पश्चिमी पाकिस्तान को, अब हम राज करेंगे। तो इसी तरीके से इन्होंने भी ऐसी सोच रखी थी। सोचना शुरू किया तो इनके विरोध में लोग खड़ा होना शुरू किए, ये सिंगल पार्टी चलाना शुरू किए, इनके विरोध में लोग खड़े हुए। और एक ऐसी घटना हुई जो कि बांग्लादेश के इतिहास में बहुत बड़ी दर्दनाक घटनाओं में से एक है। क्या? शेख मुजीबुर रहमान को घर में घुस करके गोली मार दी गई। उनके परिवार के जितने भी सदस्य थे उनका जो है एनिहिलेशन कर दिया गया। 1975 की बहुत बड़ी घटना बनकर आती है। जाँच होती है तो पता चलता है कि जियाउल रहमान का एक व्यक्ति इस घटना के पीछे है। जियाउल रहमान कौन है? खालिदा जिया के पति। खालिदा जिया कौन है? जो तारिक रहमान है, आज आया है, तो उनका बाप। देखिए साथियों, तो अब तार को रिलेट करते जाइए। तारिक रहमान जो था जियाउल रहमान का बेटा है। यहाँ पर जियाउल रहमान शेख मुजीबुर रहमान को गोली मरवा दी थी घर के अंदर। शेख मुजीबुर जो था शेख हसीना के पिता थे। अब रिलेट करते चले जाइएगा किस तरीके से यहाँ संबंध निकलते हैं इनके। तो बोले देखिए क्यों मरवाई थी गोली, तो इसके पीछे बहुत कॉन्फ्रेंसी है। कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर कि ये नहीं थे मरवाने वाले, कुछ कहते थे कि मास्टरमाइंड यही थे, इन्होंने ही मरवाई थी गोली। मतलब इस तरीके से कहा जाता है कि इन दोनों पार्टियों की राइवलरी यही है कि तुमने हमारे पिता को मरवाया, तुमने हमारे पिता को मरवाया टाइप से। खैर आगे आते हैं यहाँ पर कि अब जियाउल रहमान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि ये वो मास्टरमाइंड बना जिसने शेख हसीना से पिता का साया छीन लिया, पूरा परिवार छीन लिया, भाई बहन छीन लिया, सब मार दिए गए यहाँ पर। तो ठीक है साहब, आगे तो जियाउल रहमान के पीछे की कहानी से पता चलता है कि जियाउल रहमान जब पाकिस्तान एक हुआ करता था तो पाकिस्तान सेना के अधिकारी थे। पाकिस्तान के अंदर कराची में पैदा हुए थे, पले थे, बड़े थे, प्रॉपर जो है ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान की आईएएस में रहे थे। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ ये युद्ध भी लड़े थे साथियों। इनको जो आप देख रहे हैं इस व्यक्ति को, अब
लेकिन यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तानी होने के नाते पश्चिमी पाकिस्तान में इज्जत प्राप्त नहीं करी, क्योंकि बंगाली थे ये, इज्जत प्राप्त नहीं थी। तो 1971 में जब पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर यातनाएं डालना शुरू किया, तो उस समय यहाँ पर वो पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ जाकर खड़े हुए और कहा कि मैं बांग्लादेश को या फिर पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहता हूँ। यानी कि एक पक्ष जो शेख मुजीबुर रहमान को नायक मानता है, जो ये कहता है कि उनके आंदोलन में जो चुनाव जीतकर पार्टी आई थी वही बांग्लादेश बनाई, वही दूसरी तरफ जियाउल रहमान के रहने वाले ये लोग हैं कि वो ये कहते हैं कि यहाँ पर कि इन्होंने कहा था कि मैं मेजर जिया बोल रहा हूँ, बांग्लादेश मुक्ति सेना प्रो प्रोविजनल कमांडर इन चीफ बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा करता हूँ। जियाउल रहमान ने 26 मार्च 1971 को यह भाषण दिया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि शेख मुजीबुर रहमान भी तो थे उस समय पे। तो बिल्कुल थे, वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान राजनेता थे और ये जो थे सेना के अधिकारी थे। सेना के अधिकारी जो बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेशी मुक्ति सेना के खुद को कमांडर इन चीफ के तरीके से प्रेजेंट किए थे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को भगाने का काम किया था। पूर्वी पाकिस्तान से बोले तुम लोग बाहर निकलो, तुमको हम बांग्लादेश में घुसने नहीं देंगे। यानी कि ये वो व्यक्ति थे जिन्हें सेना का चेहरा मान सकते हैं और मुजीबुर रहमान को राजनीतिक चेहरा मान सकते हैं। मुजीबुर रहमान का भारत से बहुत ज़्यादा कनेक्ट था, क्योंकि इन्हें मुजीबुर रहमान से दिक्कत थी कि बेटा युद्ध हम लड़े और तुम राजनीति चमका गए, तो इस राइवलरी में इन्होंने उसे मरवा दिया, ऐसा आरोप इन पर लगता है। अच्छा साहब ठीक है। जियाउल रहमान 1975 के अंदर जब 1971 में ये मेजर थे, कमांडर इन चीफ मुक्ति वाहिनी सेना का अपने आप को बता सके थे, तो काफ़ी यहाँ पर लोगों के भी ये जो है लोकप्रिय थे। इन्होंने 1978 में इन्होंने साथियों यहाँ पर इन्होंने जो था बांग्लादेश राष्ट्रवाद पार्टी की यहाँ पर स्थापना करी, कम्युनिस्ट पार्टी की बांग्लादेश नेशनल पार्टी की स्थापना करी इन्होंने 1 दिसंबर 1978 को। और देखिए यहीं पर 300 सीटों में से 260 सीटें इनकी जो है जीत करके लोग ये आए। देश के पहले जिया बांग्लादेश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बन के आए। 71 में देश बना है, राष्ट्रपति चुनाव होते हैं क्योंकि मुजीबुर रहमान मर चुके हैं। इनके प्रति लोकप्रियता काफ़ी है और ये राष्ट्रपति बनकर आते हैं। इस बीच में इनकी शादी हो ली थी खालिदा जिया के साथ। 1960 के अंदर इनकी शादी हो ली थी। ठीक है साहब। अब देखिए अब इस बीच में एक और कहानी घटित होती है और वो ये है कि 1978 में आप चुनाव जीत करके राष्ट्रपति बनते हैं और आप अपने काम में अपनी सेना के अधिकारियों के साथ मिलना जुलना शुरू करते हैं। ऐसे ही एक घटना इनके साथ घटी, जो अब ये यहाँ पर 29 मई को अपने किसी दौरे पर किसी सरकारी कार्यक्रम में रवाना हुए। 29 मई को ये चटगांव सर्किट हाउस में बैठक लेकर सोए। तो लेकिन जिस समय ये सोए, इनके ही एक सैनिक ने या फिर कहिए कि एक सेना के अधिकारी ने जो इनसे खपा था इस बात से कि आपने मेरी मनचाही जगह पर पोस्टिंग नहीं दी, तो उसने घुसकर इन्हें गोली मार दी। कुल मिलाकर के यहाँ पर खालिदा जिया के पति देश के राष्ट्रपति थे, उन्हें जो है उन्हीं अंदाज में, जिस अंदाज में मुजीबुर रहमान मारे गए थे, उसी अंदाज में इन्हें भी मार दिया गया। कहते हैं मुजीबुर रहमान और जियाउल रहमान दोनों एक दूसरे से मतभेद रखते थे इस बात को लेकर के कि भारत का पक्ष ज़्यादा कौन लेगा। उस समय जियाउल रहमान भारत के समर्थन में नहीं थे, शेख मुजीबुर रहमान उस समय भारत के समर्थक में थे। तो शेख मुजीबुर रहमान को भारत से बड़ा सपोर्ट भी मिलता था यहाँ पर। अब आपको पूरी तरीके से दोनों की राइवली समझ में आ गई होगी। अब देखिए साथियों आगे क्या था यहाँ पर कि आज़ादी को लेकर के बांग्लादेश में दोनों में चाहने वाले हैं। मुजीबुर रहमान के चाहने वाले हैं कि उन्होंने राजनेता के रूप में यहाँ पर बिताया था, और जियाउल रहमान को चाहने वाले चाहते हैं कि साहब ये सेना के अधिकारी थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनी थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने युद्ध के अंदर मुक्ति वाहिनी का नेतृत्व किया था। दोनों राष्ट्रपति और दोनों ही बांग्लादेश को चाहने वाले थे। ये वो तस्वीर था जिसमें आप खालिदा जिया को साथ में देख सकते हैं। ये भी निकल लिए साहब। इसके बाद में जब इनकी जो बनी हुई पार्टी थी कि बीएनपी बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी, तो उन्होंने उसके अंदर 1984 में यहाँ पर खालिदा जिया बन के आती हैं प्रधानमंत्री।
या पार्टी की प्रेसिडेंट बनकर आती हैं और मूवमेंट शुरू करती हैं डेमोक्रेसी का। और ये इसकी क्या कहानी है देखिए, उधर तो जो है 1900 यहाँ पर 75 के अंदर खालिदा शेख हसीना अपने पिताजी को भूल चुकी हैं साथियों। और आप पूछिए कि शेख हसीना उस समय पे बच कैसे गई थी, तो वो अपनी बहन के साथ जर्मनी में पढ़ाई पढ़ रही थी। तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने उन्हें जो है डिपोर्ट करवाया था, वहाँ भिजवाया था बचा करके। इसलिए भारत के प्रति इसीलिए जो शेख हसीना है वो भारत के प्रति काफ़ी ज़्यादा कृतज्ञ रहती हैं और रही हैं। और बड़ा रोल था मतलब इंदिरा गांधी का शेख हसीना को यहाँ पर बचाने में। अच्छा साहब ठीक है, अब क्या होता है देखिए कि इधर की तरफ जब जियाउल रहमान मर चुके हैं, यहाँ पर शेख हसीना की पार्टी जैसे ही सत्ता में आने की प्रयास करती है तो शेख हसीना लौट आती हैं। धीरे धीरे चुनाव के अंदर कंपटीशन बढ़ने लगता है। बांग्लादेश में अस्थिरता का दौर रहता है। जियाउल रहमान की पत्नी यानी कि खालिदा जिया यहाँ पर यानी कि तारिक रहमान की माँ जो है वो 1991 के अंदर पहली बांग्लादेश की महिला प्रधानमंत्री बन के आती हैं। अब इस बीच में बड़ा ही पॉलिटिकल टर्म रहता है। अब देखिए 1991 के बाद में बांग्लादेश में यहाँ पर साथियों या बांग्लादेश के अंदर बोर ओ बेगम्स देखने को मिला है, या तो शेख हसीना या खालिदा जिया, यही लोग प्रधानमंत्री रहे हैं। 1991 में बांग्लादेश में खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनती है। खालिदा जिया का प्रधानमंत्री बनना आप यहाँ पर टाइम रोक में देख सकते हैं। आप यहाँ पर बड़ा ही रोचक चीज़ देखेंगे जिससे कि आज की डेट में आप रिलेट कर पाएंगे साथियों कि वो ये है कि अगर आप खालिदा जिया को देख रहे हैं तो इसके बाद में मोहम्मद हबीबुल रहमान दिखाई देते हैं 96 से लेकर के 96 के बीच में। तो फिर आप देखिए 96 से 2001 के बीच में शेख हसीना को देखते हैं। फिर कोई एक व्यक्ति आ जाता है लतीफ़ुर रहमान, जिसको आप 2001 से 2001 के बीच में देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पर बांग्लादेश में चुनाव की व्यवस्था पर लगभग व्यवस्था ये थी कि एक पार्टी चुनाव से हटेगी या जब फिर चुनाव में दोबारा उतरेगी तो पहले वो अपने सभी पदों से इस्तीफा दे देगी और उस देश में अंतरिम सरकार काम करेगी। अंतरिम सरकार का मतलब क्या है, चीफ एडवाइजरी की सरकार बनेगी। मतलब अगर खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी है तो अगर उन्हें इलेक्शन में जाना है तो इलेक्शन में जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा देंगी पहले, और बांग्लादेश में न्यूट्रल सर्विस आएगी। जैसे आज आप देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनिस को एक वहाँ का प्रधानमंत्री बना रखा है, तो असल में ये एक न्यूट्रल व्यक्ति है। इसका काम ही ये है कि बांग्लादेश में चुनाव करवाए, खालिदा जिया को आप चुनाव में लड़वाए, जिसमें पार्टी चुनाव में लड़ती है उसको लड़वाए। यूनिस जो केयर टेकर आदमी है उसका काम सिर्फ इतना है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आयोजित करवाए। जैसे मार्च से लेकर के जून के बीच में 3 महीने में चुनाव करवा लीजिएगा, यहाँ पर जुलाई से अक्टूबर के बीच में फिर 2-3 महीने के अंदर चुनाव करवा लीजिएगा। ये तो 1.5 साल से सीट पर बैठा हुआ है। इंतजार यूनिस से यही किया जा रहा था कि ये चुनाव जल्दी करवाएगा। यानी कि बांग्लादेश के अंदर ये चीफ एडवाइज़र पुरानी पार्टी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1991 में 96 के बीच में जब ये प्रधानमंत्री रही तो इन्होंने अंतरिम सरकार बनाने से इनकार कर दिया। किसने? खालिदा जिया ने। और चुनाव में बिना अंतरिम सरकार बनाए ही फिसल गई। ये प्रोविजन हो रखा है कि बांग्लादेश में कि यहाँ पर कि अंतरिम सरकार के बिना उतरना मना है चुनाव में। इस कारण से शेख हसीना के समर्थकों ने उस समय पर बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया था। विद्रोह के चलते इन्हें चुनाव को रद्द करना पड़ा, खालिदा जिया को रद्द करना पड़ा। फिर से चुनाव हुए और चुनाव में तो जाकर शेख हसीना 1996 में यहाँ पर सत्ता के अंदर प्रधानमंत्री बनकर आती हैं। यानी कि 91 में जो चीज़ दोहराई गई थी वो हाल ही में 2024 में शेख हसीना ने फिर से दोहराई, जब उन्होंने बिना अंतरिम सरकार बनाए चुनाव करवा दिए थे। और चुनाव होने पर यहाँ पर साथियों शेख हसीना के खिलाफ खालिदा जिया ने चुनाव से बाइकआउट किया था। खालिदा जिया जो 1996 में की थी वो 2024 में यही कहते हुए किया शेख हसीना ने कि तुमने भी तो जब तब नहीं किया था। तो ध्यान रखने की बात यह है कि उस समय पर शेख हसीना की पार्टी ने चुनाव को बाइकआउट किया था और इस समय पर खालिदा जिया की पार्टी ने चुनाव बाइकआउट किया है। जो बीएनपी थी उसने चुनाव को बाइकआउट
किया था। तो ठीक है साहब, आगे आइए हम यहाँ से अभी कहानी को और डिटेल में देखते हैं, ताकि आज के कंटेक्स्ट में आप चीज़ों को लेकर चलें। शेख हसीना फिर प्रधानमंत्री बनती है साहब, 5 साल प्रधानमंत्री रहती है, फिर से अंतरिम प्रधानमंत्री आते हैं, फिर से यहाँ पर देखिए खालिदा जिया चलकर आ जाती है प्रधानमंत्री। खालिदा जिया रहती हैं 2006 तक यहाँ पर प्रधानमंत्री। फिर 2006 के बाद यहाँ पर आती हैं 2006 में साथियों, मतलब एक तरीके से समझिए जिस तरह ये सत्ता में है, उस समय पर आवामी लीग उस समय पर प्रदर्शन कर रही है। जाहिर सी बात है कि अपोजिशन यहाँ पर प्रदर्शन करेगी, तो उस बीच में यहाँ पर इस किरदार को इनका जो है जन्म हो जाता है। ये कौन है देखिए साथियों, तारिक रहमान। तो 20 नवंबर 1965 में इनका जन्म हो जाता है। खालिदा जिया के बेटे हैं ये, जियाउल रहमान के बेटे हैं ये बांग्लादेश में अपनी माँ की सरकार चलाने वाले लोगों में से निकल कर आते हैं। कहते हैं यहाँ पर 2004 में, देखना ध्यान से, ये 6 तक सरकार में थी और उस समय अपोजिशन में शेख हसीना थी। शेख हसीना की पार्टियाँ अब अवामी लीग वो चुनाव कराती है, यानी कि मतलब चुनाव में जो है सरकार का विरोध कर रही थी खड़े होकर, कि मतलब अवामी लीग के कार्यकर्ता इकट्ठे होते थे और प्रोटेस्ट करते थे। प्रोटेस्टर्स पे इन्होंने जो है ग्रेनाइट फेंकवा दिया था खालिदा जिया ने। तो ग्रेनेड फेंकवा दिए जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की घायल होने की सूचना आई और कम से कम यहाँ पर साथियों 24 लोगों की मौत हुई। इसके पीछे जो व्यक्ति था ना, वो यही था जिसका नाम तारिक रहमान था। तारिक रहमान के द्वारा इस किए गए कृत्य से बांग्लादेश की जनता जो है त्रस्त हो गई। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या हुआ, शेख हसीना जब सरकार में आती हैं तो इन्हें गिरफ्तार करवाया जाता है। 2007 में बांग्लादेश के अंदर इस तरह की घटना होती है और तारिक ने 18 महीने तक यहाँ पर देखिए साथियों, जब इन्होंने जनता पर गोले फेंकवाए थे, तो जब शेख हसीना जो है अपनी सत्ता में आई तो इन्हें जो है पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। जब इन्हें जेल में डाला गया और जेल में 18 महीने इन्हें जो है रखा गया था। ये है तारिक रहमान, उस समय 18 महीने तक जब जेल में रहे, उस समय की तस्वीरें हैं ये, ठीक है। तो फिर से स्थापित करते हैं 1991 में खालिदा जिया, फिर उसके बाद में 96 में शेख हसीना, फिर 2001 के अंदर खालिदा जिया आ गई। खालिदा जिया के बाद में 2006 में शेख हसीना फिर प्रधानमंत्री बनी। शेख हसीना जो है इन्हें जेल में डलवाती है, 18 महीने ये जेल में रहते हैं। जेल से जैसे ही ये बाहर आते हैं तो ये निकल लेते हैं, कि कहाँ निकल लेते हैं, तो ये निकल कर लंदन चले जाते हैं साथियों। तो इनको निर्वासित जीवन मिल जाता है कि चलो आप वहीं रहेंगे। आरोप का क्या है कि आरोप इन्होंने 2004 के अंदर ग्रेनेड फेंकवाए थे। अक्टूबर 2018 में इनको इसी आरोप के चलते उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि ये यहाँ पर नहीं थे। फिर पीछे से इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अब आप रिलेट कर सकते हैं कि आज के समय में जो शेख हसीना के साथ हो रहा है वो इनके साथ हो चुका है। शेख हसीना पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों पर गोलियां चलाई थी, तो इसके चलते वहां की कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है शेख हसीना को। अब देखिए तारिक उर रहमान के ऊपर भी आरोप यही था कि इन्होंने ग्रेनेड फेंकवाए थे अपोजिशन पर, तो इसके चलते उम्र कैद की सज़ा मिली थी। ये निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। खालिदा जिया यानी कि शेख हसीना ने निर्वासित जीवन जो है बिताना भारत में चुना और इन्होंने जो है लंदन में चुना था। ठीक है साहब, अब यहाँ तक सारी बातें हो गई। अब देखिए 24 मई 2023 को बांग्लादेश का बंटवारा ढाका उसमें इन्हें जो है डार्क ड्राफ्ट की जो है संज्ञा दी थी। उसमें इन्हें डार्क प्रिंस इन्हें जो है न्यूज़पेपर में नाम आता है। यहाँ पर देखिए साथियों, क्योंकि इनके पुराने जो है बहुत ही धोखाधड़ी और जमाखोरी के मामले खुलकर आते हैं, जो कि इसने जो है सीरीज निकाल दी गई थी। तो उस समय तक ध्यान रखने की बात यह है कि 2023 में भी शेख हसीना की ही सरकार थी। उस समय ये दोबारा सत्ता में आकर दावेदारी ना करते, इसलिए इनके खिलाफ एक अखबार के अंदर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डार्क प्रिंस नाम से सीरीज निकाल दी गई थी। फिलहाल आप जो है डार्क प्रिंस तक पहुंच चुके हैं। मेरे हिसाब से किरदार स्थापित हो चुका है। अब देखिए इनसे रूबरू कराना आपको बाकी है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यह डार्क प्रिंस, तो देखिए डार्क प्रिंस इतने समय बाद वापस लौट रहे हैं। ये यहाँ पर तस्वीरें हैं। तो ये सभा को संबोधित कर चुके हैं। अब हवाई जहाज से ये जो है तस्वीरें साझा करते हैं, कि कहते हैं कि 6300 दिन बाद मैं अपने देश वापस लौट रहा हूँ। देश वापस लौटते हैं, तस्वीरें जारी होती हैं। आते ही अपनी माँ से मिलते हैं। खालिदा जिया
जो कि इस समय लंग डिसीज से प्रे मतलब यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, बीमार हैं या प्रेरित हैं। तो इस समय वो सत्ता के अंदर काफ़ी मूवमेंट इसलिए नहीं ला पाई। जब शेख हसीना वहाँ से निकल ली तो उसके बावजूद भी 18 महीने तक लगभग इन्होंने शांति इसलिए बदली क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है और बेटा जी आ नहीं रही है। छात्र मूवमेंट चल रहा है तो ये मूवमेंट की शांत होने के इंतजार में है कि एक बार चीज़ें शांत हो जाए, उसके बाद में फिर चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तब मैं आऊँगा। इतने दिन तक बांग्लादेश की कंगाली में आकर मैं क्या करूँगा। ये लोग देखिए ऐसे हैं, ये लोग बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, लौट कर आते हैं, माता जी से मिलते हैं, अपनी मुलाकात होती है और इनके समर्थक इनको लेकर निकल पड़ते हैं। समर्थकों के साथ में रैली होती है, अत्यधिक सुरक्षा में जो है इनकी जो है यहाँ पर निकलती है कि इन्हें कोई गोली ना मार दे। फोर्सेस तैनात हैं और बुलेट प्रूफ बस में इनको जो है रवाना किया जाता है। अब फोर्सेस को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें कितनी सुरक्षा में ले जाया गया। इन्हें उस्मान हदी का जो है बिल्कुल ध्यान था कि इन्हें इसी तरीके से इन्हें सुरक्षा में ले जाया गया कि मोहम्मद यूनिस भी नहीं चाहते थे कि गलती से इनको कुछ हो गए तो इनके जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनिस को पकड़ के ना पीटने लगे। खैर देखिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी मात्रा में इनकी जनसभा में लोग आते हैं, लाखों लोगों की यहाँ पर इनकी सभा में भीड़ बताई जाती है। देखिए साथियों आप देख ही रहे होंगे और ये तस्वीरें निकल कर आती हैं और ये जो है जनता को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं। तारीख है साथियों, यहाँ पर ट्वीट आते हैं और कहते हैं यहाँ पर कि मेरे लिए ये हिस्ट्री बनने जैसा है कि इतने साल बाद मैं आया हूँ और मेरे बाद एक प्लान है, बांग्लादेश के लिए प्लान है। ये बात बोलने वाले तारिक रहमान असल मायने में खुद को पीएम कैंडिडेट के लिए डिक्लेयर कर देते हैं कि मेरे पास साफ प्लान है कि मैं आकर के ऐसा करूँगा। बड़े सवाल है कि जब ये सत्ता को ऐसे लोगों को संबोधित कर रहे थे तो किसके बारे में क्या बोल रहे थे। तो इंटरेस्टिंग रहा यहाँ पर कि इन्होंने शेख हसीना पर कोई बयान नहीं दिया। इंटरेस्टिंग रहा कि इन्होंने भारत विरोधी कोई बात नहीं की। इन्होंने जो बयान दिए वो छात्र आंदोलन पर थे, उस्मान हदी पर हुए थे और देश की प्रोग्रेस को लेकर के जो इनका विजन है, साथ में 1971 या 90 या 96 में जो भी हुआ तो उन सभी बातों को लेकर के इन्होंने चर्चाएं करी थी। इससे लोगों ने दो तरीके के मत निकाल लिए। ये अपने आप को बांग्लादेश का एक विजनरी व्यक्ति दिखाना चाहते हैं, ये औरों की तरह अपनी तरह प्रेजेंट नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि यहाँ पर कि ऐसा देख लिया कि जैसे इस समय जमात के लोग या फिर वो जो यूथ लीडर निकल कर आए हैं उनकी तरह इनमैच्योर इनको जो है लीड किया जाए, तो इन्हें ट्रीट किया जाए कि साहब ये सत्ता चला चुके हैं, प्रिंस ने सत्ता जान ली है चलाना और इनके विजन आगे तक है, ठीक है साहब। तो इनकी बात और निकल कर आती है कि भाई अपनी तरफ से आए प्लान करके अपनी तरफ से प्लान देते हैं कि साहब मेरे तरफ से प्लान है कि साहब देश को कैसे चलाना है। पूरी तरीके से चुप्पी मारी शेख हसीना के निर्वासन पर, हिंदुओं की हत्या के मामले पर पूरी तरह की जो है चुप्पी मारी कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, कि ऐसा कुछ बोलना ही नहीं है। तो इस तरीके से साहब तारिक रहमान ने अपनी सारी जो है जानकारी दी और हाँ यहाँ पर अपनी तरफ से डीप कंडोनेंस ये दे चुके थे उस्मान हदी को पहले ही। बाद में शुरू करते हैं ये उन छात्र नेताओं से मुलाकात करने के लिए निकले जो कि शेख हसीना के बाद में गोले मारने के बाद में यहाँ पर जो है घायल हुए थे। उनकी कब्र पर जाना, उनकी शहीद स्मारक जाना, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना ये यहाँ पर किए। आए क्यों है आप देखिए साथियों, ये जान ले। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन है तो प्रधानमंत्री के लिए, अब प्रधानमंत्री के जब चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसे में कौन दावेदारी करे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। मुसीबत क्या है कि इस समय मोहम्मद यूनिस अपने आप को प्रधानमंत्री की फील दिला चुके हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर कार्यकारी प्रधानमंत्री बनते आए हैं, एडवाइजरी होते ज़रूर हैं या एडवाइजरी होते हैं, लेकिन एडवाइजर जो है 2 से 3 महीने के लिए हुआ करते थे, लेकिन ये भाई साहब जो है 1.5 साल से भी ज़्यादा खींच गए और इनके मन में नहीं है उतरने की। ये चाहते हैं कि भाई मैं ही यहाँ पर बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनूं या फिर इन्हें ऐसा कोई पद मिल जाए कि जो और छोटी मोटी पार्टियां हैं वो इन्हें कुछ सुविधाएं जो है देना निश्चित कर दे। तो मोहम्मद यूनिस ने शेख हसीना की पार्टी को अवामी लीग का तो सस्पेंशन ही कर दिया कि साहब तुम तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते हो।
और पीएनपी की जो खालिदा जिया है वो बीमार पड़ी हैं। तो तारिक रहमान अब जाकर के दिसंबर ख़त्म हो रहा है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जनवरी जो है शुरू हो गया है और 1 महीने का समय है अब यहाँ से कि फरवरी में यहाँ पर साथियों कि फरवरी के अंदर जो है इलेक्शन है। अब ये 1 महीने पहले ही यहाँ पर लैंड होते हैं कि 1 महीने पहले लैंड होते हैं। तो मोहम्मद यूनिस ने ऐसी स्थिति बनाकर रखी उस्मान हदी की मौत पर भी कि उसके परिवारजन एक ही आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है उस्मान हदी को मोहम्मद यूनिस ने मरवाया है। वो आरोप लगा रहे हैं क्योंकि मोहम्मद यूनिस चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर इलेक्शन हो, क्योंकि उसकी तो बढ़िया में यहाँ पर काम रोजी रोटी चल रही है। इलेक्शन हो गए तो सब कुछ उसके हाथ से छिन जाएगा। बस यहीं से साथियों सारी समीकरण जो है बनी हुई हैं। खैर यहाँ पर खालिदा जिया की तबीयत जो है खालिदा ख़राब है। खालिदा जिया जनता को संबोधित कर नहीं पाती हैं। तारिक रहमान से काफ़ी इंतज़ार हो रहा था, तबीयत क्रिटिकल थी। एक बार इनकी जानकारी बाहर निकल कर आई तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी इनसे जो है क्या बोलते हैं कि इनकी तबीयत की ठीक ठाक जो है हालचाल पूछ लिए थी, शुभकामनाएं दी थी कि भाई सही हो जाए जल्दी से। तो इनकी पार्टी ने उसे रिकमेंड भी किया था, मतलब नॉलेज भी किया था कि थैंक यू सर, बढ़िया है हमारा भी, आइए आप भी। तो बीएनपी जो है यहाँ पर अब यहाँ पर चुनाव में आ गई है। अब मुसीबत क्या है? अब मुसीबत ये है कि आप पार्टी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं मोहम्मद यूनिस हैं, तो इसके द्वारा पाले गए 2 चुनावी दल हैं। एक का नाम है जमात और एक का नाम है नेशनल पार्टी, जो बनी है अभी यहाँ पर जो नए नौजवान लोगों के, या ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर यूथ लीडर्स के सपोर्ट में यूथ पार्टी बनाई गई है। तो ये दोनों पार्टियां मोहम्मद यूनिस अपने संघर्षों में लेकर बड़े हो रहे हैं। तो उसमें देखिए छोटे छोटे लोग हैं, बच्चे लोग हैं, तो उनको लेकर ये मोहम्मद यूनिस आगे आ रहे हैं। बीएनपी जो है पुरानी पार्टी है, तो उन्हें सारी तिकड़म पता है चुनाव का कि चुनाव होता कैसे है, कहाँ पर कार्यकर्ता होते हैं, कैसे जो है मैनेजमेंट होता है, सारी प्रक्रिया उनको पता है, अच्छे से आती हैं। अब ऐसे में बीएनपी जितनी जल्दी बड़ी दावेदारी करेगी, मोहम्मद यूनिस की दावेदारी उतनी ही कमज़ोर हो जाएगी। और बीएनपी के सबसे ज़्यादा हारने के चांसेस किस पार्ट पे बने हुए हैं कि साहब यहाँ पर देखिए कि आप इतने दिनों बाद आए हो कि आप शेख हसीना से पीड़ित तो आप हम ही लोग होते थे, अभी तो 17 साल से तो आप जो है आप वहाँ पर आनंद ले रहे हैं। तो इस समय पर आपके यहाँ पर इनके खिलाफ जो है अपोजिशन भी है, लेकिन साहब ये आते हैं, बड़ी भीड़ को संबोधित करते हैं और अपनी तरफ से अपोजिशन के ना होने का लाभ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए शेख हसीना की पार्टी चुनाव में है ही नहीं। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो यही है यहाँ पर। अच्छा साहब, आप देखिए अब बात निकल कर आती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सब तमाम तस्वीरें यहाँ पर ये जो बोल कर निकली है, सारी तस्वीरें आपको दी हैं यहाँ पर। 2024 के अंदर ये सब बातें हुई जो मैंने आपको सब बताया। आपको मैं फिर एक बार से बता दूं कि ये सारी बातें 1996 में जो हुआ था कि खालिदा जिया ने शेख हसीना को चुनाव के अंदर अंतरिम सरकार बनाकर नहीं दी थी, ऐसे ही 2024 में शेख हसीना ने खालिदा जिया के लिए अंतरिम सरकार नहीं बनाई थी, जिसके चलते यहाँ पर बीएनपी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था और शेख हसीना की पार्टी एक छत्र चुनाव जीत गई थी। भारत का सपोर्ट लगा बताया ऐसा दुनिया ने। तो ऐसा चलते ही जनता उनके विरोध में उतर गए और शेख हसीना को सत्ता से उतरना पड़ा। शेख हसीना सरकार से उतरते ही अब बीएनपी में वापस आ रही है। तो ऐसे में शेख हसीना का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत आने के बीच में अगर किसी क्रिटिकली सबसे बड़ा सही हुआ तो वो बीएनपी के लिए सही हुआ है। खालिदा जिया भले ही सत्ते में ना हो यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर तारिकुर रहमान जो आ रहे हैं साथियों, तो इनके लिए अब ग्राउंड पूरी तरीके से खाली है और तैयार है। अब देखिए यहाँ पर कितनी पार्टी तैयार है, तो 3 पार्टी तैयार है फिलहाल के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर तो जमाते इस्लामिक बांग्लादेश, जो कि शेख हसीना ने बैन कर रखी थी, कट्टरवादी पार्टी है। यही वो हिंदू विरोधी पार्टी है जो एंटी इंडिया कैंपेन यही चलाती है, पाकिस्तानी प्रेमी पार्टी है। इसके ऊपर से मोहम्मद यूनिस ने, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद यूनिस ने इसके ऊपर से बैन हटा दिया। अब देखिए तो एक तो ये पार्टी है, दूसरा ये जो नेशनल सिटीजन पार्टी है जो यूथ लीडर्स ने बनाई है, जो छात्र आंदोलन के लीडर थे, यूनिवर्सिटी के छात्र थे, तो उनकी पार्टी है। और तीसरी पार्टी है यहाँ पर साथियों बीएनपी। तो इनमें से 2 पार्टियों में से ये जो जमात है ना,
तो ये जब शेख हसीना सत्ता में नहीं होती तो इनके ऊपर से बैन हटा देते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर साथियों, तो ये बीएनपी के साथ चले जाया करते थे। तो चूंकि बीएनपी का ग्राउंड थोड़ा कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये नेशनल सिटीजन पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि ये दोनों लोग मिलकर के बड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तारिक उर रहमान के आने वाले समय में इनको प्रतिबंध दे पाएंगे तो किनको, ये चुनाव की तैयारी में पहले ही आगे निकल चुके हैं। एमसीबी के नेता है, सारे के सारे आपको पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं ये चुनाव के लिए। तो ये सारे के सारे यूथ लीडर्स निकले हुए हैं। तो उधर की तरफ जमात भी पूरी तरीके से निकली हुई है कि चलो साहब चुनाव करेंगे। तो तारिक उर रहमान के लिए चुनाव लड़ना, तो ऐसे समय पर जब यूथ ने अपनी तरफ से मोर्चा पकड़ा हुआ है और मोहम्मद यूनिस का सपोर्ट भी, उनका सपोर्ट है, थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन मोहम्मद यूनिस ने चुनाव को जो है एक तरफा जो है यहाँ पर बना कर रखा हुआ है अभी, यानी फ्री एम फेयर दिखाने के लिए इन्हें अब इन्हें जो है यहाँ पर एक फील्ड देना पड़ेगा जब अवामी लीग सत्ता में नहीं है। तो बीएनपी को लाने के लिए एक मौका देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि साहब चुनाव में जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन साहब ये व्यक्ति अगर चुनाव जीत कर आता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो देखो साहब, यहाँ पर भारत के बारे में मैं एक बार और पहले ही आपसे बता चुका हूँ कि शेख हसीना का भारत ने जो समर्थन किया 2024 के इलेक्शन में, जब बिना अंतरिम सरकार के, बिना बीएनपी के जो है शेख हसीना चुनाव करा गई और यहाँ पर जीत गई थी, तो उस समय पर बीएनपी ने भारत के विरोध में प्रोटेस्ट किया था। इतना प्रोटेस्ट कि भारत की साड़ियाँ जलाओ, कि लोग बाइकआउट करो इंडियन प्रोडक्ट को। और पुराने तरीके से अगर देखा जाए तो खालिदा जिया यहाँ पर चाइना प्रेमी ज़्यादा रही हैं, हालांकि पाकिस्तान प्रेम उनके जो है बीच में नहीं है। हालांकि दिल्ली और ना बांग्लादेश के उस फील्ड में जो है ज़्यादा मानने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रति इतना प्रेम ना दिखाकर ये चाइना के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाती हैं अपना। इसलिए खालिदा जिया से भारत को कोई यहाँ पर टेंशन नहीं रही कभी कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश कभी कोई मूवमेंट चल रहा है, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर मोहम्मद यूनिस आते हैं तो मोहम्मद यूनिस जमात और एनसीपी के साथ मिलकर के पाकिस्तान से गठजोड़ कर लेंगे, तो एक तीसरा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो इस समय बांग्लादेश में बड़ी स्थिति गंभीर हो रखी है। बीएनपी चाइना से ज़्यादा फेवर पसंद करती है, पाकिस्तान से नहीं। अब और यही कारण है कि बीएनपी जो है मोहम्मद यूनिस के खिलाफ, यहाँ पर मोहम्मद यूनिस के खिलाफ है। बीएनपी प्रधानमंत्री के मोदी को हाल ही में थैंक यू बोली थी जब भारत ने इनकी तबीयत सही होने के लिए मैसेज किया था। तो यहाँ पर शेख हसीना के खिलाफ ये रही हैं, क्योंकि पॉलिटिकल राइवलरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मोहम्मद यूनिस के खिलाफ है। ये बात आपको समझनी आनी चाहिए। चीफ एडवाइज़र तो देखिए साथियों यहाँ पर लोगों को क्या बोलते हैं, यहाँ पर चीफ एडवाइज़र तो वोट देने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। उन वोट देने के मोटिवेट करने में लगे मोहम्मद यूनिस को तारिक पसंद नहीं करते। तारिक रहमान उनकी विदेश नीति के तीखी आलोचना करते हैं। वो एक ही लाइन बोलते हैं, ना दिल्ली ना पिंडी, बांग्लादेश सबसे पहला। यही उनका सबसे पहला मोटिवेशन है। इसका मतलब देखिए मोहम्मद यूनिस को क्रिटिसाइज करने के चलते इनका फेवर वाला आदमी नहीं माना जा सकता है। इसीलिए हमने आज के टाइटल में ये कहा है कि इनका नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, इनका नुकसान और हमारा नुकसान, मतलब पाकिस्तान से जो इन्होंने प्रेम बढ़ाया है, तो उसके साथ में भारत को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तारिक रहमान यहाँ पर आते हैं तो भारत ने पहले ही खालिदा जिया की जो है सत्ता देखी है, तो वो फिर से देख सकता है। लेकिन अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी बांग्लादेश के अंदर, और फिर पाकिस्तान का इनके साथ प्रेम पनपेगा, कट्टरवाद पनपेगा। भारत के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन तारिक रहमान आते हैं, भले ही वो खालिदा जिया या शेख हसीना के खिलाफ हो, खालिदा जिया के बेटे हों, भले ही वो शेख हसीना के खिलाफ हो, लेकिन वो भारत के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन इनके मोहम्मद यूनिस के खिलाफ है। ऐसे में भारत के लिए एक लेवल के लिए भारत के पड़ोस में रहेगा वो, यानी कि ऐसा देश पास में रहेगा जिसके साथ
वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन द्वेष नहीं होगा। इस बात के चलते फिलहाल के लिए यहाँ पर इनका यहाँ पर जीतना और इनका यहाँ पर सरवाइव करना जो है बिल्कुल ही निश्चित हो रहा है। ठीक है साहब, उम्मीद है कि मैंने आपको जो ये चीज़ या खबर दी है, आपको थोड़े से सेशन में बहुत सारी बातें एक साथ बता दी हैं या एक साथ समझाने का प्रयास किया, वो जो है आपके पास पहुंच गया हो, जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से देखिए साथियों, अपने साथियों से अवश्य साझा करें। और देखिए यहाँ पर इतनी मेहनत करके आपको ये यहाँ पर हम जो कहानियाँ लेकर आते हैं ना, तो आपसे एक छोटी सी चीज़ चाहते हैं, वो है कि आप जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब कर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए। फ़ायदा ये होता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है, हम और उत्साह से आपके लिए जो है वो कंटेंट निकाल कर लाते हैं। आपके लिए जो मेहनत करते हैं वो कलेक्ट करके धागे जोड़ करके आपके जो लेकर आते हैं, तो उसमें लगता है कि आप उसको पहचान नहीं रहे हैं, उसको आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो बस इतना ही है साथियों हमारा आपसे कहना कि इतना सा प्रयास कर दीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हम जाते जाते यही कहेंगे कि साथियों देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बस होता इतना है कि हम यहाँ से जो वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं वो हमारी आपके पास सबसे पहले पहुँचती है। आज का सेशन करेंगे साथियों हम यहीं पर समाप्त। जैसा हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों। और देखिए यहाँ पर एक बात और कहना भूल गया हम कि अपने साथियों से भी इस वीडियो को जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। यहाँ पर मैंने जैसा प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं आपको यहाँ पर पूरा जीएस पढ़ाऊँगा, जो भी हमारे साथी जीएस पढ़ेंगे तो 10 तारीख से आपको 10 जनवरी से यहाँ पर आपको जो है जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, साइंस की क्लासें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो अपने साथियों से भी इस चैनल को जो है शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।